हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी की जो हमारी फिफ्थ सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है उसी का एक टॉपिक है पैलिमोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं झींगा मछली। तो इसका हमें जो सिलेबस में दिया गया है वो है मोर्फोलॉजी, अपेंडेजेस एंड नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन, हमें इसका पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इसकी मोर्फोलॉजी एंड अपेंडेजेस जो है वो दिए गए हैं वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ पैलिमोन। पैलिमोन की जो बाह्य आकारिकी है वो कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं और इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। आकृति एवं परिमाप क्या होता है। पैलिमोन का जो शरीर होता है वो लंबा, लगभग तकुए के आकार का और द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलेटरली सिमेट्री होती है इसकी, जो तैरते समय कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। उसके बाद इसका हम देख लेते हैं कलरेशन यानी रंग कैसा होता है। शिशु अवस्थाएं पारभासी और सफ़ेद रंग की होती हैं, परंतु विभिन्न जातियों के वयस्कों का रंग भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद इसमें सेगमेंटेशन जो होता है एवं उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो देखते हैं। वयस्क झींगे को स्पष्ट दो भागों, अग्र को सेफेलोथोरैक्स एवं पश्च को उदर में बांटा जा सकता है। जो अग्र भाग है इसका वो सेफेलोथोरैक्स एंड जो पश्च भाग है वो उदर में बटा होता है। उसके बाद फर्स्ट जो है श्रोवक्स या सेफेलोथोरैक्स, इसमें क्या होता है, यह अगला बड़ा दृढ़ असंधित एवं लगभग बेलनाकार भाग होता है और इसमें 13 खंड होते हैं। सेफेलोथोरैक्स में 2 भाग जो कि क्या है, सिर व वक्ष होते हैं और सिर के 5 और वक्ष के 8 खंड संगलित हो जाते हैं और खंडों के बीच के जोड़ विलुप्त हो जाते हैं। जो इनके बीच में जोड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और इन सभी खंडों में संधित उपांग पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसमें पाया जाता है उदर या एब्डोमेन बोलते हैं। उदर भाग सुविकसित और संधित होता है और उदर भाग में 6 संधित गतिशील खंड और अंतस्थ शंकु रूप एक पूंछ यानी कि टेल प्लेट या टेल्सन होता है। जो पूंछ है इसकी वो दिख रही होगी आपको यहाँ पर। उसके बाद जो बाह्य छिद्र होते हैं इसमें, ठीक है, तो सेफेलोथोरैक्स के अग्र सिरे पर दरार के समान मुख यानी कि माउथ मध्य अधरतल में खुलता है और जो गुदा यानी कि एनस एक लंबे छिद्र के समान अधर सतह पर पुच्छखंड के आधार पर स्थित पाई जाती है। मादा जंतु में युग्मित मादा जनिक छिद्र यानी कि फीमेल जेनाइटल एपेटस होते हैं। तीसरी जोड़ी चलन टांगों की कक्षांगों की अंदर की सतह पर खुलते हैं, जो कि क्या है, तीसरी जोड़ी जो चलन टांग होती हैं उनकी अंदर की सतह पर खुलते हैं। और नर जंतु में युग्मित नर जननिक छिद्र 5वीं जोड़ी चलन टांगों के कक्षांगों के अंदर की सतह पर होते हैं। उसके बाद जो इसमें एक्सोस्केलेटन होता है यानी कि बाह्य कंकाल, वो झींगे के संपूर्ण शरीर एवं उपांगों पर एक कठोर और काइटिनी क्यूटिकल या बाह्य कंकाल का आवरण होता है, जो कि चूने के लवणों और स्क्लेरोटिन के जम जाने से विभिन्न रंगों का हो जाता है। ओके, बाह्य कंकाल जो होता है वो कई कठोर प्लेटों का बना होता है जिसे हम कटक या फिर स्क्लेराइटिस कहते हैं। इसके बाद इनमें एक और अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं श्रोवक्सीय कटक। हमने बोला ना कटक पाए जाते हैं। सेफेलोथोरैक्स के पृष्ठ तथा पार्श्व तलों के कटक परस्पर जुड़कर एक बड़ी क्या है, डोर्सल शील्ड यानी कि पृष्ठ ढाल बनाते हैं और इस पृष्ठ ढाल का जो अगला तथा कुछ त्रिभुजाकार भाग है वो पृष्ठ प्लेट कहलाता है। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं एब्डोमेन स्क्लेराइटिस यानी कि उदर खंडों के जो कटक एक दूसरे से वो पृथक और वलय तुल्य होते हैं और आसपास के कटकों के साथ एक पतली लचीली और अकैल्शियमी संधिकारी कलाओं द्वारा जुड़कर गतिशील संधियां बनाते हैं। हमें इसमें मोर्फोलॉजी इसकी हो गई है एक्सटर्नल। अब हम देखते हैं इसके अपेंडेजेस ऑफ पैलिमोन यानी कि पैलिमोन के उपांग जो कि इसमें पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग होते हैं। ओके, और इस प्रकार पैलिमोन में 19 जोड़ी उपांग होते हैं जिनका हम क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। इनके द्वारा होने वाले कार्यों के अनुसार ये पर्याप्त विविधता प्रकट करते हैं और इनकी रचना
सरल द्विशाखी होती है, अर्थात प्रत्येक उपांग में एक सामान्य आधार पर दो शाखाएं होती हैं। 19 वो जोड़ी उपांग होते हैं। तो अब हम देखते हैं पैलिमोन के जो सिर उपांग होता है वो कितने होते हैं, 5 जोड़ी, यानी कि हेड अपेंडेजेस ऑफ पैलिमोन अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट जो होता है हमारा एंटेन्यूली, ठीक है। सो पैलिमोन के नेत्रवृत्तों के आधारों के नीचे दोनों ओर एक एक एंटीन्यूल पाया जाता है और इसके जो प्रोटोपोडाइट में प्रीकोक्सा यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे जैसे कि बेसिस है ये, उसके बाद कोक्सा है और प्रीकोक्सा भी इसमें पाया जाता है। कोक्सा एवं बेसिस 3 भाग होते हैं। इसके प्रीकोक्सा की ऊपरी सतह पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हम क्या, जिसमें संतुलन पुटी एक छिद्र के द्वारा खुलती है, यानी कि स्टेटोसिस्ट जो होती है वो एक छिद्र के द्वारा खुलती है। उसके बाद इसमें पाया जाता है हमारा सेकंड जो उपांग है एंटीनी। पैलिमोन में 2 एंटीना पाए जाते हैं और प्रत्येक का जो आदि पादांश होता है वो फूला हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। जो कक्षांग के अंदर वाले किनारों पर एक छोटे वृक्क छिद्र यानी कि जो रेनल एपर्चर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिखाया गया है, इसके द्वारा खुलता है। अंतःपादांश यानी कि एंडोपोडाइट जो होते हैं वो एक संथित संस्पर्शक के रूप में होता है। एंडोपोडाइट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, फिलर ऑफ एंडोपोडाइट, ओके। जबकि बहिर्पादांश चौड़ी पत्ती के समान प्लेट या सल्क यानी कि स्केल के रूप में होता है और इस सल्क के भीतरी तथा दूरस्थ जो तट होते हैं उस पर सूख होते हैं और सल्क तैरते समय संतुलन का कार्य करते हैं। इस प्रकार एंटीना जो होता है वो संवेदी, उत्सर्जी और संतुलनकारी यानी बैलेंसिंग होते हैं। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर इसमें स्केल भी दिखेंगे यानी कि सल्क भी दिखेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें सीट दी गए हैं वो भी दिखेंगे। तो ये इनके क्या है, कुछ पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो होता है हमारा थर्ड, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड होता है हमारा मैंडिबल, ओके। सो संपूर्ण मैंडिबल्स जो होता है वो कोक्सा का बना होता है जो समीपस्थ त्रिकोणीय तथा खाली एपोफाइफिस एवं दूरस्थ सिर में विभाजित होता है। तो ये संपूर्ण जो वो किसका बना होता है, कोक्सा का, ओके। तो ये हमारे यहाँ पर आपको कोक्सा दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा हमारा कोक्सा जो है। उसके बाद सिर में 6 मोलर तथा 3 इंसाइजर दांत लगी होती हैं और सिर के बाहरी किनारों पर 3 खंडों से निर्मित मैंडिबुलर पल्प लगी होती है, ओके। इसमें मैंडिबुलर पल्प भी होती है, यहाँ पर आप देख लीजिए मैंडिबुलर पल्प जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये मोलर प्रोसेस है इसका, ठीक है। और यहाँ पर मोलर प्रोसेस और ये हमारा इंसीजर प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा फोर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्स्यूली, तो ठीक है, और जिसको हम लघु जंबिकाएं भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर फिफ्थ आपको दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं मैक्सिली, ओके। लघु जंबिकाएं अथवा मैक्सिल्यूली, तो ये छोटे पतले और पत्ती के समान उपांग होते हैं। कक्षांग एवं बेसिस के स्वतंत्र किनारों पर नुकीले कांटे होते हैं जो अंदर की ओर जबड़ों या ग्नैथोबेस की भांति उभरे रहते हैं। जो फिफ्थ होते हैं जंबिकाएं, ये पतले एवं पत्ती के समान मुख उपांग होते हैं और इनका जो कक्षांग है छोटा एवं आंशिक रूप से विभाजित होता है और बेसिस बड़ा अंदर के तल पर एक द्विशाखी थनु आधार यानी कि ग्नैथोबेस बनाता है और स्फेकोग्नाथ जो थाइट होता है उसकी संपूर्ण खुली हुई सतह पर सूख होते हैं और जंबिकाएं श्वसन क्रिया और भोजन के परिचालन में सहायक होती हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए जो हमारे ग्नैथोबेसिस हैं वो आपको दिखाई देंगे। ग्नैथोबेसिस यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद जो हमारा स्फेकोग्नाथाइड है वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे अब वक्सीय उपांग। ये था हमारे इसके सिर उपांग, पैलिमोन के वक्सीय उपांग यानी थोरेसिस अपेंडेजेस ऑफ पैलिमोन। सो 8 जोड़ी वक्सीय उपांगों की अगले 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स और पिछले 5 जोड़ी पैलियोपोड्स या चलन टांगे कहलाती हैं, ओके। 5 हम इसके उपांग पढ़ चुके हैं जो, और अब हम इसके 8 उपांग जो कि वक्सीय उपांग हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिलिपिड्स, ये
क्या होते हैं? ये पतले एवं पत्ती के समान होते हैं और मूल आदि पादांश में दो खंड होते हैं, जिनमें एक निकस्त, जिसको हम बोलते हैं निकटस्थ, ओके, कोक्सा और शरीर के साथ जुड़ा होता है, तथा दूसरा दूरस्थ जो कि दूर होता है और उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं अभी दिखाऊंगी इसकी स्ट्रक्चर भी, तो जिससे दोनों शाखाएं एंडोपोडाइट तथा एक्सोपोडाइट जुड़ी रहती हैं। उसके बाद कोक्सा तथा बेसिस के भीतरी किनारे एंडाइट या ग्नेथोबेसिस बनाते हैं और कोक्सा के बाहरी तल पर एक द्विपालिक श्वसन एपिडोडाइट होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारे कोक्सा, ठीक है, और एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट, उसके बाद बेसिस एंड एंडाइट्स और ग्नेथोबेसिस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये हमारी टू जो है बेसल प्लेट लाइक कैसी है हमारी ये एक्सपेंशन ऑफ एक्सोपोडाइट, ओके। उसके बाद है हमारी बाइलोब्ड एपिपोडाइट्स, ठीक है, द्विपालित होती हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए इनकी स्ट्रक्चर दिखाई दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे दिए गए हैं 5 पेयर वॉकिंग लेग्स, उनको हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारे 3 वक्सीय उपांग इन्होंने बताए हैं, 8 जोड़ी वक्सीय उपांग की जो अगले 3 जोड़ी, जिनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर मैक्सिलिपिड्स, तो ये सेकंड जो होता है ये देख लीजिए आप यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड भी हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ओके। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब इसके 5 पेयर वॉकिंग लेग्स, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे 5 पेयर वॉकिंग लेग्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें क्या होता है कोक्सा होता है, बेसिस होती है, उसके बाद ईस्चियम, मैरस, कार्पस और प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस यहाँ पर आपको सभी में दिखाई देंगे। एक प्रारूपी चलन टांग में 2 संधियों वाला एक प्रोटोपोडाइट, ओके, और 5 संधियों वाला एक एंडोपोडाइट होता है। कोक्सा, बेसिस, ईस्चियम, मैरस, कार्पस और प्रोपोडस तथा डेक्टाइलस सभी 7 पादखंडों एक रेखा में व्यवस्थित तथा गतिशील रूप से जुड़े रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर आप बना भी सकते हैं। ये हमारे जो फर्स्ट हैं शुरू के अगले 3 मैक्सिलिपिड्स, और ये हैं हमारी जो यहाँ पर दिए गए हैं 5 पेयर वॉकिंग लेग्स, वो, ओके। हम इनके सिर और वक्सीय उपांगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट हम इसके पढ़ने वाले हैं जो दिए गए हैं उदरीय उपांग, ओके। सो एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ पैलीमोन, पैलीमोन के उदर भाग में 6 जोड़ी उपांग होते हैं, जिनमें से 5 जोड़ी जो प्रथम होते हैं उनको प्लवपाद, जबकि अंतिम जोड़ी जो होता है उसको बोलते हैं यूरोपोड। यूरोपोड के साथ अंतिम खंड में एक टैल्सन भी उपस्थित होता है। जो प्रथम प्लवपाद है यानी फर्स्ट प्लीपोड, वो देख लेते हैं। ये प्रारूपी प्लवपाद के समान होता है, किंतु इनमें अपेंडिक्स इंटरना नहीं होता तथा इसका एंडोपोडाइट अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, ये फर्स्ट है, तो इसमें क्या होता है अपेंडिक्स इंटरना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर अपेंडिक्स इंटरना नहीं होती है। और इसका जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। बाकी की देख लीजिए ये बड़े हैं ना, और यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, छोटा है। उसके बाद होता है हमारा सेकंड द्वितीय प्लवपाद। सो मादा में द्वितीय प्लवपाद प्रारूपी प्लवपाद के समान होता है, ठीक है, टिपिकल के समान ही होता है, किंतु नर के द्वितीय प्लवपाद में एंडोपोडाइट तथा अपेंडिक्स इंटरना के बीच एक और छड़ के समान प्रवर्त होता है, जो अपेंडिक्स मैक्सक्यूलाइना कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स मैक्सक्यूलाइना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, ओके, जो कि छड़ के समान एक प्रवर्ध होता है। उसके बाद जो हमारा टिपिकल प्लीपोड है यानी कि प्रारूपी प्लवपाद, जो तीसरा उदर अंग होता है, उदर उपांग, वो प्रारूपी प्लवपाद होता है, और इसमें अंगूठी या छिल्ले के आकार का क्या होता है कोक्सा, बेलनाकार बेसिस तथा 2 चपटी पत्ती के समान पार्श्व शाखाएं होती हैं। इनमें से बाहरी रचना एक्सोपोडाइट तथा भीतरी वाली एंडोपोडाइट कहलाती है। एंडोपोडाइट पर भीतर की ओर एक मुड़ा हुआ वेक्षण के समान उभार होता है, और यह अपेंडिक्स इंटरना कहलाता है। यहाँ पर आपको टिपिकल जो है वो दिखाई दे रहा होगा, ओके। उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है यानी कि छठा प्लवपाद या फिर यूरोपोड, तो इसको हम पढ़ते हैं। छठी जोड़ी के उदर उपांग बड़े तथा अत्यंत मजबूत होते हैं, जो टेल्सन के दोनों ओर स्थित होते हैं, और इनका जो कोक्सा तथा बेसिस होता है वो संयुक्त होकर एक त्रिकोण आकार का संयुक्त पाद या फिर सिम्पोड बनाते हैं,
ओके। और इस पर चप्पू के आकार के एक्सोपोडाइट होते हैं और एक्सोपोडाइट अनुप्रस्थ दरार द्वारा दो भागों में बटा रहता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन्होंने बताया यूरोपोड, ठीक है, जो छड़ी के एक उपांग होता है छड़ी के उधर, उसके क्या है कि अत्यंत मजबूत होते हैं और टेल्सन के आकार के जो होते हैं, टेल्सन दोनों और उनके स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं कोक्सा और बेसिस इसमें संयुक्त होकर एक सिम्पोड बनाते हैं। यहाँ पर आपको कोक्सा और बेसिस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संयुक्त होकर इन्होंने एक सिम्पोड बना लिया हुआ है। और इसमें जो एक्सोपोडाइट होते हैं वो थोड़े से चप्पू के आकार के होते हैं और अनुप्रस्थ भाग द्वारा दरार द्वारा दो भागों में बटे होते हैं। तो ये हमारे थे इसके अपेंडेजेस एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। आगे भी हम इसका रिप्रोडक्शन कराएंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।